गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन 4 पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस चुनावी राजनीति। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चुनाव संघ, हरियाणा विधानसभा का परिचय, निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा का गठन, इन विषयों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको बताया कि चुनाव किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। जब एक समय अवधि के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण, लोगों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। यदि वह सरकार एक समय अवधि के दौरान ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो उनका बहिष्कार करने के लिए चुनाव किया जाता है। यानी लोकतंत्र की यह एक विशेषता है कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग चुनाव होता है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का परिचय। जैसा कि मैंने आपको बताया था 90 सीटें होती हैं, जो 45 यानी 45 से ज्यादा सीटें जीत लेता है वो विधानसभा में अपना सरकार का निर्वाचन करता है। निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा की सीटों के लिए अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया जाता है। यानी विधानसभा में जो जिले होते हैं, जो उनको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा का गठन, कुल सीटें होती हैं 543, जिसमें से 84% किसकी होती हैं, 84 होती हैं अनुसूचित जातियों की और 47 होती हैं अनुसूचित जनजातियों की। जनजातियां वह होती हैं जिनका अपना एक समुदाय होता है और उसी समुदाय के अकॉर्डिंग वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद आता है आपका मतदाता सूची, सेकंड पार्ट के अंदर। तो मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार करवाई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में होता है। कहने का भाव यह है कि मतदाता सूची के अंतर्गत उन्हीं नागरिकों के नाम आते हैं या वही व्यक्ति एक वोट डाल सकता है जिसका मतदाता सूची के अंतर्गत नाम है। यानी आप अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने गए हो, अगर आपका उस मतदाता सूची के अंदर नाम है तो ही आप वोट डाल सकते हो। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हो तो आपका वोटर आईडी बनता है, उसके बाद आप वोट डाल सकते हैं। तो ये होती है मतदाता सूची। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण, यानी चुनाव किस तरीके से कितने चरणों में विभक्त होते हैं। नामांकन, सबसे पहले अगर कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है यानी अपनी संस्था का निर्वाचन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले नामांकन करना होगा। नामांकन के बाद जब उसको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा उसके बाद उसे चुनाव प्रचार करना होगा, फिर मतदान होगा, फिर मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा होगी। कहने का भाव यह है कि सबसे पहले नामांकन करवाना पड़ता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह मिलने के पश्चात चुनाव का प्रचार करना पड़ता है। चुनाव प्रचार के बाद मतदान किया जाता है, मतदान के बाद उसकी गणना की जाती है, उनको काउंट किया जाता है और उसके बाद उसके परिणाम की घोषणा की जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिलाने के बाद वो अपने नियम और कानून के पालन करते हुए अपने लोगों का, जिन्होंने उसको चुना है, उनका भलाई का कार्य करना होता है। इसके बाद आता है आचार संहिता। आचार संहिता होती क्या है? आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। यानी जब चुनाव का समय आता है तो उस दौरान हर किसी को, यानी हर किसी का मतलब हो गया जो लोग वोट डाल रहे हैं और जिनके लिए डाल रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनको भी और उनके सदस्यों को भी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उस पार्टी के लोग हैं उनको भी उन नियम और कानून का और कायदों को मानना होता है। अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके, यानी अगर इसके उल्लंघन होता है तो किन तरीकों से होता है? धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेना, धन बल और बाहुबल का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये 3 ऐसे टाइप्स हैं जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है।
धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेना। कहने का भाव यह है कि लोग अपने चुनाव का प्रचार करने के लिए धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, यानी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस तरीके से पर्टिकुलर एक विपक्ष दूसरे की बुराई करते वक्त धर्म का भी सहारा लेता है। नेक्स्ट है धन, बल और बाहुबल का प्रयोग। चुनाव का प्रचार करते समय जो धन यानी पैसे के लालच से भी वोट मांगते हैं, कुछ बल के द्वारा के आपको एक्सीडेंट करवा देंगे, आपका खून करवा देंगे, इस तरीके से भी उसको डरा धमका कर भी वोट लेते हैं। तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, यानी जो सरकारी मशीनरी होती है उसमें जो लोग होते हैं वो छेड़छाड़ करके भी आपके वोट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनादेश। चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत जिससे वे अपनी सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं, उसे हम जनादेश कहते हैं। यानी जनादेश दो शब्दों से मिलकर बना। जना यानी लोग, देश यानी राष्ट्र, यानी लोगों का राष्ट्र। यानी चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत जिससे कि वे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं, वो होता है हमारा जनादेश। इज दैट क्लियर? तो आज का ये पार्ट क्लियर होता है, पार्ट 2। इसमें हमने मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया के मुख्य चरण, आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके और जनादेश, इनके बारे में अध्ययन किया। अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट